इस वीडियो में हम रिबोसोम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो ऑन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देखा होगा तो वहां पर भी हमने रिबोसोम्स के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले हम रिबोसोम से रिलेटेड डिस्कवरीज की बात करते हैं। रिबोसोम्स वर रिपोर्टेड बाय पलादे इन 1953। इन्होंने ही रिबोसोम्स को डिस्क्राइब किया था। हैग्युनाओ ने रिबोसोम्स को नाम दिया था और कुछ बुक्स में ऐसा कहा गया है कि रॉबर्ट्स एंड डिड्जिस फर्स्ट यूज्ड द टर्म रिबोसोम्स। रिबोसोम्स का प्लांट्स में प्रेजेंस सबसे पहले रिपोर्ट किया था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। तो डिस्कवरी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो ऑप्शन में पलादे भी हो सकता है और रॉबिन्सन और ब्राउन भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। रिबोसोम्स को ही क्लॉड्स पार्टिकल भी कहते हैं। रिबोसोम्स को रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि वो आरएनए मतलब रिबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए हैं। सो इसीलिए इसे नाम रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल दिया गया है। हिस्ट्री के बाद रिबोसोम्स के ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। रिबोसोम्स आपको हर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। लेकिन फर्क यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70s रिबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80s रिबोसोम्स होते हैं। तो अब ये 70s और 80s रिबोसोम्स क्या है ये आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s रिबोसोम आपको सेल के साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगे और वही यूकैरियोटिक सेल में जो 80s रिबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चिपके हुए भी पाए जा सकते हैं। वही जब हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दो सेल ऑर्गेनेल्स में भी रिबोसोम्स होते हैं, लेकिन वो 70s टाइप के होते हैं। इस पर बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रिबोसोम्स के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी शुरुआत में मैंने आपको कहा कि रिबोसोम्स जो है वो आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। 70s रिबोसोम्स की बात करें तो वो आरएनए रिच है, मतलब कि वहां पर आरएनए का प्रोपोर्शन ज्यादा है कंपेयर्ड टू दैट ऑफ प्रोटीन। इनमें लगभग 65% तक आरआरएनए होते हैं और 35% तक प्रोटीन होते हैं। यहां पर जो आरआरएनए और प्रोटीन का जो रेशियो है वो 2:1 है। वही अगर आप 80s रिबोसोम्स देखोगे तो वो प्रोटीन रिच होते हैं। एक्चुअल में वहां पर जो आरआरएनए और प्रोटीन रेशियो है वो लगभग 1:1 ही होता है, मतलब कि 80s रिबोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन। केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमें और जानना है जब हम रिबोसोम्स के टाइप स्टडी करेंगे तब। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिबोसोम। रिबोसोम्स जो है वो ग्रैन्युलर ऑर्गेनेल है विच डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, मतलब कि रिबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इस पॉइंट पे अक्सर क्वेश्चन होता है। रिबोसोम जो है वो कॉर्न के आकार के या फिर मक्के के दाने के आकार के सेल ऑर्गेनेल है जिनका डायमीटर लगभग 150 to 250 एंगस्ट्रॉन होता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रिबोसोम्स दो टाइप के हैं, 70s और 80s। यहाँ S जो है दैट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग्स यूनिट। इट इनडायरेक्टली इज द मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। थियोडर स्वेडबर्ग ने एक एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक डेवलप की थी टू एस्टिमेट द मास ऑफ हेमोग्लोबिन। इस टेक्निक में किसी सस्पेंशन को ट्यूब्स में रखकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उस लिक्विड में या फिर सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है दे कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, शेप एंड साइज। क्योंकि दिस पार्टिकल्स विल सेडिमेंट एट डिफरेंट रेट इन द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, यानी कि उनकी डेंसिटी के आधार पर उनके सेटल डाउन होने की स्पीड अलग अलग होगी और इसकी मदद से उस पार्टिकल की डेंसिटी और साइज एनालाइज की जा सकती है। थियोडर स्वेडबर्ग के सम्मान में यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को स्वेडबर्ग्स यूनिट कहा जाता है, विच इज प्रोपोर्शनल
to the molecular weight of sedimenting particle. अब हम इन 70s और 80s रिबोसोम्स के बीच कंपैरिजन करके उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया 70s रिबोसोम्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में। वही अगर आप 80s रिबोसोम्स को देखोगे तो वो आपको यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए दिखेंगे और ये न्यूक्लियस में मिलेंगे। 70s रिबोसोम्स के दो सब यूनिट्स है, स्मॉलर वन इज 30s एंड लार्जर वन इज 50s। वही 80s रिबोसोम्स के भी दो सब यूनिट्स है, स्मॉलर वन इज 40s और लार्जर वन इज 60s। ये दोनों भी रिबोसोम्स को जब आप देखोगे तो लगेगा कि द स्मॉलर सब यूनिट इज प्लेस्ड ऑन टू द लार्जर सब यूनिट, जैसे किसी ने सिर पर टोपी पहनी हो वैसे। अगर आपने मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर का जो वीडियो है वो देखा होगा तो वहाँ मैंने कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो 80s रिबोसोम्स चिपके होते हैं वो अपने लार्जर सब यूनिट की मदद से चिपकते हैं। लार्जर सब यूनिट ऑल्सो हेल्प्स इन translation and translocation, while the smaller subunit provide site for attachment of mRNA. इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि स्मॉलर सब यूनिट टोपी की तरह है या फिर कैप शेप्ड है, विच कंसिस्ट ऑफ हेड, बेस एंड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर प्लेटफॉर्म हेड और बेस को सेपरेट करता है with the help of a cleft, and larger subunit जो है वो सिर के जैसी है, which consist of ridge, central protuberance and a stalk. The ridge and protuberance are separated with the help of valley. Ribosomes RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। तो 70s रिबोसोम्स जब आप देखोगे तो उनमें 3 प्रकार के rRNA मॉलिक्यूल्स है, 16S rRNA जो कि 30s सब यूनिट में है एंड 5s और 23s rRNA इन 50s सब यूनिट। वही अगर आप 80s रिबोसोम्स में देखोगे तो वहां पे आपको 4 प्रकार के rRNA मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, 18S rRNA इन 40s सब यूनिट और 5s, 5.8s एंड 28S rRNA इन 60s सब यूनिट। उसी तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 21 टाइप्स के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स 30s सब यूनिट में होते हैं, जिन्हें S1 से S21 तक डिनोट करते हैं, और 34 टाइप्स के प्रोटीन मॉलिक्यूल 50s सब यूनिट में होते हैं, जिन्हें L1 से L34 तक डिनोट किया जाता है। वही अगर आप 80s रिबोसोम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 40s सब यूनिट में 33 टाइप्स के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, जिन्हें S1 से S33 तक डिनोट करते हैं, और वही 60s सब यूनिट में 49 प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें L1 से L49 तक डिनोट किया जाता है। और हमने शुरुआत में तो ये बताया ही था कि 70s रिबोसोम्स जो है वो RNA रिच होते हैं, वाइल 80s रिबोसोम्स आर प्रोटीन रिच। अब इन दोनों भी रिबोसोम्स की जो सब यूनिट्स है they remain stapled together by magnesium ions। जब मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तो ये दोनों सब यूनिट्स अलग अलग रहती है, और ऑप्टिमम मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होने पर, मतलब लगभग 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर, ये दोनों भी सब यूनिट्स आपस में चिपकती है। तो मैग्नीशियम आयंस के इस रोल के ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है 2 टाइप के रिबोसोम्स। और अगर आपने न्यूक्लियस पर जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने कहा था कि न्यूक्लियोलस प्ले अ की रोल इन द बायोजेनेसिस ऑफ रिबोसोम्स। तो फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर प्रोकैरियोट्स में तो ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस नहीं होता है, पर फिर भी उनमें रिबोसोम्स होते हैं, तो वो कैसे? तो याद रखिए कि जो 70s रिबोसोम्स है उनका सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, यानी उनकी जो सिंथेसिस की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है। अब आते हैं हम अगली हेडिंग पर, दैट इज फंक्शंस ऑफ रिबोसोम्स। रिबोसोम्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। पॉल ज़ेमेक्निक और उनके ग्रुप ने बताया था
कि रिबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रिबोसोम्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अब फंक्शंस के बाद आपके चार्ट का जो लास्ट कॉलम है दैट इज अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें आप लिखिए कि एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एटीएस रिबोसोम्स एक ग्रुप में दिखाई देते हैं और उन्हें कलेक्टिवली पॉलीरिबोसोम या फिर पॉलीजोम कहा जाता है। द नंबर ऑफ रिबोसोम्स इन द पॉलीजोम डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ mRNA। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि रिबोसोम्स आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट रिबोसोम्स। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।